आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पेडागोगी। पेडागोगी के कुल 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं और ये आपके आगामी हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, हम लोग डिटेलिंग पे करेंगे। तो जो आपका हॉस्टल वार्डन में 10 नंबर का पेडागोगी आ रहा है ना, बहुत ज्यादा संभावना रहेगी कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन वहां के फंस जाए। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको एक अच्छा अप्रोच मिल पाएगा अगर आपने पहले पेडागोगी नहीं पढ़ा है तो, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। ये सारा चीज आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक सिंगल वीडियो पे प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमने पेडागोगी का क्वेश्चन किया हुआ ये हमारे टेस्ट सीरीज का ही हिस्सा है, तो वहीं से मैं आपको करा रहा हूँ। तो जो डिस्क्रिप्शन, जो डिटेलिंग नहीं देखे उनको यहाँ पे डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग और आते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पे। इसको आपको गेस करना है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्था में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन देखिए, 25%, 30%, 40% या 50%। इसको आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे, लास्ट में आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन से, और इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विकास क्या होता है? डेवलपमेंट क्या होता है? ब्लैंक टेक प्लेस क्या होता है? अवस्थित होता है, पूर्ण रूप से अप्रत्याशित होता है, या एक आयामी होता है, या गतिशील होता है? आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, सही आंसर है इसका, विकास जो रहता है गतिशील होता है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक उसको बोलते हैं जो चेंज होता है, जो कभी भी बदल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। चलिए यहाँ पे हम लोग एक और चीज समझने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट का बात कर ही रहे हैं, तो डेवलपमेंट या विकास जो रहता है वो हमेशा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे डिटेलिंग पे क्वेश्चन पूछेगा तो ये सारी चीजें भी पूछती है। और डेवलपमेंट के प्रकार होते हैं। जब हम लोग विकास या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके प्रकार होते हैं। प्रकार में क्या क्या होते हैं? फिजिकल, फिजिकल होता है विकास। आपका दूसरा जो रहेगा वो रहता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संज्ञात्मक। तीसरा रहता है विकास का प्रकार में, वो रहता है सोशल। और जो चौथा रहता है वो रहता है आपका इमोशनल। तो विकास के चार प्रकार होते हैं। फिजिकल आप समझते हैं, सोशल इसको हम लोग सामाजिक बोलेंगे, एक रहता है इमोशनल। तो ये चार प्रकार का होता है विकास। और विकास क्या होता है आपका? गतिशील, बदलते रहता है, डायनेमिक होता है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों का विकास खाली स्थान का परिणाम है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, आपके लिए क्वेश्चन बाइलिंगुअल में है, आप चाहे तो इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अनुवांशिकता, पालन पोषण, पर्यावरण, और डी है आपका अनुवांशिकता और पर्यावरण, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो बच्चों में विकास होता है ना वो हेरिडिटी, हेरिडिटी आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो हम लोग को जेनेटिकली पास ऑन होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, जीन्स और डीएनए के जरिए जो पास ऑन होता है उसके जरिए। ये जो रहता है ना हेरिडिटरी, ये रहता है आपका फिक्स। ठीक है, बच्चों में विकास का परिणाम एक हेरिडेटरी रहता है और दूसरा इन्वायरमेंट। आपने सुना होगा कि जैसा इन्वायरमेंट रहेगा बच्चा वैसा बनेगा। तो इन्वायरमेंट अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। तो बच्चों में विकास के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हेरिडिटी हमारे एंसेस्टर से पास ऑन होगा, इन्वायरमेंट हम बनाते हैं। अगला इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार आप ट्राई करके इसको देखिए। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, चूंकि इसका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा है। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। विकास आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। वृद्धि पर्यावरण का ही कार्य है। परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि जीव के आंतरिक और अनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। आपको बताना है क्या होगा।
क्या बोला है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर आपने लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो ये सही नहीं लग रहा है। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आने के बाद वृद्धि रुक जाती है क्या? जी नहीं, नहीं रुकती है। उसके बाद भी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो परिपक्व विकास कैसे होगा आपका, हेरिडिटी, लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा हेरिडिटी, और उसके अलावा क्या जरूरत है, इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो हेरिडिटी, चलिए आप बड़े हो रहे हैं तो हेरिडिटी के हिसाब से आपका हो सकता है इससे ज्यादा विकास ना हो, लेकिन इन्वायरमेंट तो आपका चेंज होगा ना, समय समय पे चेंज होगा। इसके आधार पे आपका डेवलपमेंट कंटिन्यू होता रहेगा, होता ही रहेगा। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये वाला जो लाइन है ये गलत है। मैच्योरिटी आने के बाद विकास नहीं रुकता, आगे भी होता रहता है। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्रारंभिक बालावस्था, माध्यमिक बालावस्था, किशोरावस्था या प्रसव पूर्वावस्था, पेरेंटल एज जिसको हम लोग बोलेंगे। चलिए सही आंसर करते हैं। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, प्रारंभिक बाल अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है जबकि कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा जो रहता है ना, लैंग्वेज को डेवलप करता है, और जिसकी अवधि क्या रहती है, ईयर पे अगर हम लोग बात करें तो 2 से लगभग 6 साल का जो बच्चा रहता है वो अर्ली चाइल्डहुड में आता है। आपने सुना होगा ना, बच्चे मतलब वर्ड वर्ड जोड़ जोड़ के सीखते हैं, जैसे माँ माँ इस टाइप से, पा पा इस टाइप से बोल बोल के सीखते हैं। ये वाली अवस्था जो रहती है ये प्रारंभिक बाल अवस्था ही होती है ना। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट रहे यहाँ पे जिन्होंने इसको समझा, पेडागोगी को अच्छे से पढ़ा, और उन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया हुआ है। तो मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ, ये आगे भी काम आएगा। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चे का विकास कैसे होता है उसका स्टेजेस दिया हुआ है। सबसे पहला जो रहता है वो रहता है इन्फेंसी। ठीक, दूसरा जो रहता है वो रहता है आपका अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद फिर आएगा आपका मिडिल, आएगा फिर लेटर, आएगा फिर एडोलसेंस, आएगा फिर अडल्टहुड आएगा। तो ये दो हम लोग शुरू में ध्यान रखें। इन्फेंसी मतलब समझ गए, जब बच्चा जो है गर्भ में है उससे ये एज शुरू होती है। अर्ली चाइल्डहुड जो इसका आंसर था वो ये है। अगला, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन देखते हैं, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं की अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या मित्रों के साथ सामाजिक संबंध बनाने की। सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो सोशलाइजेशन एक समाजीकरण प्रक्रिया होती है कि इसकी मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। आप इस टाइम पे सोशलाइजेशन समाजीकरण में आप वैल्यूज सीखते हैं, बिलीव सीखते हैं, एक्सपेक्टेशन सीखते हैं। सोसाइटी आपको अपने रहने, बात करने, चलने, बर्ताव करने, और आपसे क्या आप इच्छाएं रखी जाए, ये सारी चीजें सोसाइटी आपको सिखाती है सोशलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए। जिन्होंने सोशलाइजी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ये है इसका आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बच्चों के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? वही जो मैंने इससे पहले बोला आपको, सोशलाइजेशन में किसकी भूमिका नहीं होती? परिवार की, स्कूल की, मीडिया की, या भौतिक आधारभूत संरचना की। तो अगर आप थोड़ा सा भी सहज बुद्धि का उपयोग करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डी, इसकी आवश्यकता नहीं होती। देखिए, सोशलाइजेशन जब बच्चे को परिपक्व बनाना है, जब उसको हम लोग सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्ले करता है फैमिली। फैमिली समाजीकरण का इकाई होता है। सबसे प्रथम, सबसे छोटा यूनिट आपका फैमिली होता है। तो फैमिली जरूरी है। स्कूल से भी बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, मीडिया से भी बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जरूरत नहीं होता फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला, परिपक्वता क्या है? मैच्योरेशन इज अ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस, सोशलाइजेशन प्रोसेस, या एडजस्टमेंट प्रोसेस। तो परिपक्व आप कब होंगे? जब आप डेवलप कर जाएंगे ना, विकास, विकासनात्मक प्रक्रिया कहलाएगा, है ना। कुछ चीजें और समझते हैं इसमें। परिपक्वता के साथ याद रखिएगा, वंशानुगत विशेषताओं का मतलब परिपक्वता के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना होता है ना।
परिपक्वता जो हम लोग मैच्योरेशन पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग जो वंशानुगत हम लोग जो हेरिडिटरी चला आ रहा है उसका उसकी जो विशेषताएं हैं वो भी प्रकट होना शुरू हो जाती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तित होता है, विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। चलिए इसका आंसर करते हैं। क्या बोला है? नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, है ना? नहीं है पूछा है। तो आपने ये वाला पॉइंट अच्छे से देखा होगा, विकास अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों की तरफ प्रभावित होता है। इसको हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में समझा था, तो ये तो सही है। इसका जो सही आंसर है, जो गलत लिखा हुआ है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। मतलब क्या बोला आपका? कल्चर जो है वो विकास को प्रभावित नहीं करता, जबकि आपको पता है कल्चर विकास को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसा आदमी जहां के कल्चर में रहेगा उस हिसाब से उसका वैसा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? राइट टू एजुकेशन। 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11 या 6 से 12? पहले डिटेलिंग करेंगे, उससे पहले आंसर जान लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। राइट टू एजुकेशन, आरटीई बोलते हैं ना। अब आप पूछेंगे आरटीई एक्ट कब आया, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आरटीई एक्ट जो आया वो आया 2009 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? तो आर्टिकल 21 ए, फंडामेंटल राइट, एफआर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मौलिक अधिकार पे जोड़ा गया 21 ए। एक चीज और ध्यान रखेंगे यहीं पे, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, है ना, उनके लिए 6 से 18 साल है ये। डिसेबल बच्चों के लिए 6 से 18 साल है, याद रखिएगा। नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14 है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ठीक है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। अब अगर आप पेडागोगी पढ़ रहे हैं और अगर आप जीन पियाजे को नहीं जानते तो आपको शुरू से दोबारा देखने की आवश्यकता पड़ेगी। जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका आंसर, उसके बाद जीन पियाजे के कुछ सिद्धांतों के ऊपर चलेंगे, क्योंकि पियाजे से क्वेश्चन आएगा। 11 से 15 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जीन पियाजे जो है उनको पेडागोगी का जनक बोला जाता है। सबसे पहला तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक, ये चलिए हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जीन पियाजे के बारे में समझते हैं। ठीक है, जीन पियाजे क्या बोलते थे? ये इनका सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। ये बोलते हैं ना, बच्चे जो है वो एक्टिविटी करते हुए सीखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी के ऊपर जोर दिए हैं, और इसी कारण ये जो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोलते थे। एक्टिविटी करेंगे, सीखेंगे, तो बच्चे जो है एक हिसाब से लिटिल साइंटिस्ट है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है? तो जीन पियाजे आप करेंगे। ठीक है, तो और जीन पियाजे, देखिए, जब आप लिटिल साइंटिस्ट बोल रहे हैं एक्टिविटी करते हो, मतलब बच्चे जो है अपना क्या करेंगे? मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मेंटली ज्यादा सक्रिय रहेंगे, उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट करेंगे। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेंटल डेवलपमेंट, या आप बोल सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं। इन्होंने क्या दिया है? 4 एलिमेंट्स दिए हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये एलिमेंट्स के नाम आपसे पूछ सकता है। 4 एलिमेंट्स दिए हैं। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बच्चों के लिए ही है, एम एम ई एस ई, एम ई एस ई, ये 4 एलिमेंट, और ये चारों का नाम हम लोग
देखते चलते हैं। एम से ये बोलते हैं मैच्योरेशन, परिपक्वता, ठीक है। ई से एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, और एस से सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, और ई से इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। इसको एक बार समझते हैं। मैच्योरेशन परिपक्वता होता है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब आप कर करके जो आप अर्जित करते हैं, है ना, उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, ठीक है। अनुभव हिंदी में बोलेंगे। सोशल इंटरेक्शन, इसको समाजीकरण बोलेंगे। इक्विलिब्रियम मतलब आप क्या बोल रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, मतलब दो चीजों के बीच पे स्थिरता बैठा रहे हैं, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये चार एलिमेंट दिए गए हैं जीन पियाजे के द्वारा। बैलेंस नॉलेज इक्विलिब्रियम को आप बोल सकते हैं। तो ये एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसके लिए, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए। इस वजह से हमने जीन पियाजे को इतना डिटेल पे देखा है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथी जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किन के द्वारा दिया गया है, इनका नाम क्या है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे ही इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, इसको बोला जाता है, इनको बोला जाता है बाल मनोविज्ञान के जनक, यानी कि फादर आप कंसीडर करेंगे, फादर ऑफ पेडागोगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, पूछ सकता है आपसे, भारत में बाल विकास, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसका तिथि होगा 1903, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोलता है, मानसिक विकास का संबंध इनमें से किससे नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्माण, अवोध की क्षमता, स्मृति का विकास। तो आपको अलग से ही दिख रहा है क्या। अब वजन और ऊंचाई का क्या लेना देना, मेंटल डेवलपमेंट के लिए वजन और ऊंचाई का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। बच्चे का मानसिक विकास कैसे होगा, सोच के देखिए एक बार। जब वो सोचेगा, जब वो तर्क करेगा, जब वो कल्पना करेगा, जब वो मेमोरी रिकॉल करेगा, जब वो लैंग्वेज डेवलपमेंट करेगा। तो ये बाकी जो तीन है वो सही है, और ए वाला जो है वो गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, कोलबर्ग है, जीन पियाजे है, कार्ल पियर्सन है, या एरिक्सन है। हमने देखा नैतिक तर्क नहीं, जीन पियाजे जो है बहुत ज्यादा फोकस करते हैं मेंटल डेवलपमेंट पे, बोलते हैं कि बच्चे एक्टिविटी करके सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, नैतिक तर्क, नैतिक आदर्श, यानी कि नैतिक विकास के जरिए बच्चे सीखेंगे, ये बोला गया ऑप्शन नंबर ए, कोलबर्ग के द्वारा, ठीक है। और एक और पर्सन है, इनको भी हम लोग समझेंगे, ये है आपके एरिक्सन के। इन्होंने जो दिया है वो दिया है थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइको सोशल, सॉरी साइको सोशल करेगा, साइको सोशल, थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, जहां पे ये 8 स्टेजेस का बात करते हैं, 8 स्टेजेस का बात करते हैं जो इनकी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। और इनकी 8 स्टेजेस कहां से शुरू होगी, इन्फेंसी, जहां बच्चे का जन्म हो रहा है, वहां से लेके मैच्योरिटी, परिपक्वता, यहां तक बात होगी। तो ये है, तीन हम लोग को मिल गए। हमारे जीन पियाजे जो मेंटल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, कोलबर्ग जो क्या करेंगे, आपका मोरल डेवलपमेंट, मोरल रीजनिंग पे बात करेंगे, एरिक्सन जो साइकोलॉजी साइको सोशल डेवलपमेंट पे बात करेंगे। तीन लोग मिल गए हैं अभी तक। अगला, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं, समाजीकरण व उच्च संस्करण, आत, आत्म सत्य व समायोजन, अनुकूलन व समायोजन, अनुकूलन व उच्च संस्करण। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको एक बार देख सकते हैं। जनरली जहां तक देखा गया है, सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो समाजीकरण और उस संस्करण, यानी कि एक्यूल्टरेशन, सोशलाइजेशन और एक्यूल्टरेशन के जरिए ही सीखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे।
निम्नलिखित में बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? स्कूल, मास कम्युनिकेशन, रिलीजन या फैमिली? जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चों को समाजीकरण करना है तो सबसे छोटी इकाई फैमिली को मानी जाती है और वही इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्राथमिक संस्था बोला है तो सही आंसर फैमिली ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें किनके रूप में जाना जाता है? अनुकूलन, प्रतिकृति, आत्मसातकरण या पुनरुत्पादन? इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन बोला जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करना आपका एसिमिलेशन का प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन पे आइए। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास क्या होता है? प्रकृति में असंतत है, अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है या सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है? तो ये भी पेडागोगी के क्षेत्र पे इन्होंने भी काफी रिसर्च किया है। वाइगोस्की, इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो फोकस करते थे, पहले हम लोग आंसर करेंगे उसके बाद फिर आएंगे। ये इसका सही आंसर है आपका रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। इन्होंने अपना पूरा का पूरा थ्योरी जो है वो पूरा डेवलप किया किसके ऊपर? कि जो बच्चों का डेवलपमेंट होगा ना, वो होगा सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट के जरिए। सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। सोशो मतलब सामाजिक होता है, कल्चर मतलब संस्कृति होता है। सामाजिक संस्कृतिकरण के जरिए ही बच्चों का सबसे जल्दी डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट और बाकी सारी चीजें होती है। नाम याद रखिएगा इसका, है ना, वाइगोस्की। वाइगोस्की इनका नाम। अगला, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ठीक है, सोच विचार में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता या अमूर्त सोच का विकास? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विचार सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइगोस्की का भाषा का सिद्धांत खालिस्तान अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। देख लीजिए, व्यवहारवाद है, संज्ञात्मक है, रचनावादी है, भावनात्मक है। तो जब आप बात कर रहे हैं तो इसका सही आंसर है कंस्ट्रक्टिव, मतलब होता है आपका रचनावादी, है ना। एक और हम लोग को दिख रहा है व्यवहारवादी, यानी कि ये बिहेवियरिस्ट। ये जो है एक और थे जिन्होंने इसका रचना ये दिया है, थ्योरी दिया हुआ है आपके जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक 5 पेडोलॉजिस्ट अभी तक देखा हुआ है। सबका अलग अलग थ्योरी है। ये बिहेवियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमने इनको देखा। गॉस्की ये जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? सोशल कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर। जीन पियाजे मेंटल डेवलपमेंट देखते हैं। एक और आए, वो हमने देखा कि नैतिक आदर्श देखते हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है नैतिक आदर्श किनका है, जीन पियाजे किसके ऊपर फोकस किया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगला, कोलबर्ग का सिद्धांत एक बच्चे के किस विकास की व्याख्या करता है? ठीक है, कोलबर्ग हमने देखा था थोड़ी देर पहले, अगर आप भूल गए होंगे तो कुछ नहीं कर सकते। नैतिक आदर्श हमने देखा है थोड़ा देर पहले ही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ट्रेडिशनल है, पारंपरिक चरण है, अनकन्वेंशनल स्टेज है, उत्तर पारंपरिक चरण है या पूर्व पारंपरिक चरण है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हालांकि हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, लेकिन कौन सा शामिल नहीं है में, ये होगा आपका अनकन्वेंशनल स्टेज। दोनों में पारंपरिक पारंपरिक लिखा गया तो सही आप इंग्लिश के हिसाब से लेकर के चलेंगे। इन्होंने जो है 3 स्टेजेस बताए। कोहेलबर्ग ने 3 स्टेजेस बताए हैं। एक आपका डी वाला जो है ये पहला स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं
पूर्व पारंपरिक चरण, प्री कन्वेंशनल स्टेज, ये होगा पहला। दूसरा चरण है आपका पारंपरिक चरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेडिशनल स्टेज, और तीसरे में उत्तर पारंपरिक चरण, जिसको हम लोग पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो ये 3 चरण में इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है? एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, या परीक्षाओं पर प्रतिबाधक है। एक प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगम है, जो लर्निंग है ना, जो प्रोग्रेशन है वो क्या है आपका? एक ऑप्शन नंबर बी, एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस। ठीक। अगले क्वेश्चन पे आइए। बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है? इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको। एक विशिष्ट क्षमता, दूसरों की नकल करने की क्षमता, एकल या व्यापक अवधारणा या क्षमताओं का एक समूह। तो सबसे जो सटीक लिखा हुआ है ना, आप उसको पकड़ेंगे तो वही दिख रहा है कि क्षमताओं का एक समूह होगा यहाँ पे। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। जब बुद्धि के ऊपर बात ही कर रहे हैं तो आपने सुना होगा आईक्यू। आईक्यू सुना है आपने कि इसका आईक्यू बहुत ज्यादा है ना? आईक्यू का स्केल क्या होता है, एवरेज आईक्यू क्या होता है, वो सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। आईक्यू लेवल कैसे नापते हैं? आईक्यू लेवल नापने के लिए आप करेंगे मेंटल एज, मेंटल एज और डिवाइडेड बाय आपका जो एक्चुअल एज रहेगा इनटू 100। एग्जांपल लें, कोई बच्चा है, वो है 10 साल का, एक्चुअल एज उसका 10 साल हुआ, लेकिन उसके अंदर क्षमता है कि वो 15 साल के बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, या 15 साल के बच्चों के तर्क को वितर्क कर पा रहा है, तो इसका मेंटल एज हो गया 15, और इनटू हम लोग करेंगे 100। ऐसे करके निकलता है। तो यहाँ से 0 से 0 काटिए, तो इसका आईक्यू लेवल आ गया 150। ऐसे करके आईक्यू निकलता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो एवरेज आईक्यू रहता है, एवरेज आईक्यू रहता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ये रहता है आपका 90 से लेके 110। अभी हमने जिस बच्चे का बात किया जिसका 150 आ रहा है, ये ओवर 140 जा रहा है, सही है? ओवर 140 जा रहा है, तो ओवर 140 वाला रहता है आपका गिफ्टेड। गिफ्टेड आईक्यू, तो ये गिफ्टेड आईक्यू वाला बच्चा कहलाएगा। तो आईक्यू ऐसे करके निकाला जाता है, ठीक है? इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा यहां से। अगला, वाइगोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांत में मुख्य भेद क्या है? आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए, सही आंसर की तरफ चलते हैं। इसका पहले सही आंसर करते हैं, फिर डिटेलिंग पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी, भाषा व सोच के बीच संबंध, द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक। अब लैंग्वेज कहाँ से है और थॉट कहाँ से है? आप अगर जीन पियाजे को ध्यान देंगे तो लिटिल साइंटिस्ट बोला हुआ है। लिटिल साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है? थॉट के ऊपर फोकस किया हुआ है ना पूरा का पूरा। और इनके ऊपर वैगोस्के, इनके ऊपर हम लोग जब फोकस किए थे तो उन्होंने क्या बोला था? सोशल कल्चरल एस्पेक्ट और लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया था, तो इनका लैंग्वेज है। तो ये है ये दोनों के ऊपर सबसे मेन डिफरेंस। अगला, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके पास ऑप्शन है, एक बार आप ट्राई करके देखिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूपम इसका सही आंसर है। फॉर्म, बच्चे किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देते हैं? बच्चे शुरू से 3 साल में, 3 मंथ में, या यहाँ पे होगा आपका 6 मंथ में, या 9 मंथ में? बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ में। 6 मंथ में अब बच्चे जो है अंडरस्टैंडिंग दिखाना शुरू कर देते हैं। अगला, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका, अनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, या केवल बच्चों का भौतिक परिवेश? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है। बच्चों देखिए क्या रे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन, मतलब क्या बोला हुआ है? चिल्ड्रन में डिफरेंसेस क्यों देखने को मिलती है? जेनेटिकली पास ऑन, जो हमारे जीन्स पास ऑन हुए उसके कारण आएगा आपका अंतर,
और उसके बाद एनवायरनमेंट फैक्टर। एक अच्छे परवरिश में रहा बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप ग्रो करेगा, बुरे परवरिश में बहुत धीरे ग्रो करेगा। इसी के कारण तो आ रहा है आपका अंतर। समावेशी शिक्षा के पीछे का उद्देश्य क्या है? लचीला समूहन, उचित समायोजन, विभेदित निर्देश या नामीकरण व पृथकीकरण। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, विभेदित निर्देश। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे, एक ही रूफ पे सारे बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो डिसेबल रहे, चाहे वो एबल रहे, लेकिन उनके जरूरत के हिसाब से उनको शिक्षा देना है। साथ में भी एकदम कंबाइन करके नहीं बैठाना है। जो डिसेबल है उनको किसी और चीज की आवश्यकता है तो उनको उस टाइप का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाइए, लेकिन सबको एक रूप के अंदर रखना है। वो कहलाता है आपका समावेशी शिक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। शिक्षक प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान कैसे करते हैं? उनके परीक्षा परिणाम के आधार पे, उनके कक्षा व्यवहार का अवलोकन, पारिवारिक इतिहास प्राप्त करके, या सभी? तो उनकी कक्षा व्यवहार का अवलोकन करके। हालांकि आप और मैं जानते हैं कि टीचर जो है बहुत ज्यादा बेस्ड ऑन देयर एग्जाम रिजल्ट के बेस पे ही वो छात्रों की प्रतिभा का पहचान करते हैं, लेकिन सही आंसर जो है इसका वो यहाँ पे ये होगा। ठीक है, स्कूल नहीं है ये, हम आगे आ चुके हैं। हम लोग साइकोलॉजी या साइको सोशोलॉजी का बात कर रहे हैं हम लोग। अगला, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब से हुई थी? पहले ही मैंने बात बता दिया आपको, 1930 में हुई थी इसकी शुरुआत। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है पढ़ना लिखना, आजीविका कमाना, बौद्धिक विकास, या बच्चों का, इंग्लिश में देख लेते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। समझ में यही से ही आ रहा है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ही इसका आंसर होगा। अगला, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? इन्फेंसी, एडोलसेंस, चाइल्डहुड, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर करते हैं पहले, किशोर अवस्था, एडोलसेंस। ये जो रहता है सबसे जटिल। जटिल क्यों होती है? क्योंकि ये ऐसी स्टेज है जहां पे बच्चा जो रहता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है। किशोर अवस्था है ना, ये कर लूं, वो भी कर लूं, मेरी ये इच्छा है, मेरे से ये करवाया जा रहा है, ये सारा चीज कंफ्यूजन इस टाइम पे आता है, तो ये सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। और जो है यहाँ पे, ठीक है, इतना काफी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में निर्णय में शामिल विचार प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मोरल रीजनिंग, मोरल रियलिज्म, मोरल डिलीमा, या मोरल कोऑपरेशन? इसका सही आंसर है, सही और गलत का विचार आप कर रहे हैं ना, नैतिक तर्क शक्ति बोलेंगे आप इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन क्या होता है? किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति, किसी कार्य को नहीं करने की इच्छा शक्ति। अभिप्रेरणा सामान्यतया माल को में निराश का भावपन, थोड़ा सा शायद गलत लिखा है यहाँ पे, इंग्लिश में देख लीजिएगा। मोटिवेशन जनरली क्रिएट अ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन चिल्ड्रन, इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्यादा सटीक दिख रहा है उसके साथ चलिए, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति, विल पावर। ये तो हो गया, लेकिन क्या मोटिवेशन से यही क्वेश्चन आएगा? एक जो बहुत महत्वपूर्ण है मोटिवेशन का, वो आपको पता होना चाहिए, मास्लो हायरार्की थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी, जिसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मास्लो हायरार्की मोटिवेशन थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मोटिवेशन पढ़ रहे हैं तो ये नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक, तो ये क्या है, एक हायरार्की की बात करते हैं कि आदमी जो है ना मोटिवेट रहता है, मोटिवेट तो रहता है, लेकिन वो सीढ़ी चढ़ता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में उस लेवल पे मोटिवेशन उसको मिले। देखिए, इसका नीड क्या है, अलग अलग प्रकार की नीड होती है इंसानों की, उसके हिसाब से आदमी मोटिवेट होता है। तो सबसे पहले जो है आदमी खोजता है क्या? फूड, कपड़ा और शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, ये बेसिक नीड है। सबसे पहले ये जब फुलफिल हो जाता है तो इसके बाद आदमी जाता है ऊपर। ऊपर जो है इसके, वो रहता है आपका सेफ्टी। जब आपके पास खाने का पैसा नहीं हो तो आप इंश्योरेंस करवाएंगे क्या? नहीं। जब आपके पास खाने का पैसा हो जाएगा, रहने का घर हो जाएगा, उसके बाद आप सेफ्टी की तलाश करते हैं। तो सेफ्टी पे जाते हैं हम लोग, अच्छा कॉलोनी देखेंगे, अच्छा जगह देखेंगे कहाँ रह सकते हैं।
आप इंश्योरेंस करवाएंगे, ये सारा चीज देखेंगे। जब आप सेफ्टी मिल जाएगा ना, उसके बाद आप पूछते हैं क्या, सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपेनियनशिप। आपको दोस्त चाहिए, आपको साथ में घूमने के लिए लोग चाहिए, आपको 4 लोग चाहिए जिनके साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाए। इसको हम लोग बोलते हैं सोशल नीड। जब आपका ये भी फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद आप जाते हैं किसके पास, पावर, पैसा। आपको अब पावर की तलाश रहेगी, आपको पैसा का तलाश रहेगा, आपको इसके बाद और एक स्टीम जो रहता है ना, सम्मान, इसका तलाश रहेगा। जब आप ये भी डिजायर फुलफिल कर लेंगे, तो लास्ट रहता है सेल्फ फुलफिलमेंट। ये रहता है मोक्ष वाले, फुलफिलमेंट। तो ये जो मास्लो की हायरार्की थ्योरी है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। ये इतने ही स्टेजेस में होता है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेजेस में होता है। ट्राइंगल ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, और किस स्टेज पे क्या क्या होता है। मास्लो हायरार्की थ्योरी ये बोलती है, और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। अगला, बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान होता है। पर्यावरण का प्रभाव, वंशानुक्रम, कक्षा का परिवेश, या उपरोक्त सभी। बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए इसका, उपरोक्त सभी ही सही आंसर है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है। एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ठीक, चलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, ये ये इसका है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो आप कैसे भूल सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने वाली कमेटी का नाम क्या है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इनका नाम आप नहीं भूल सकते, यही है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश की थी। और फॉर्मेट चेंज हो गया ना, पहले हम लोग 10+2 पे काम करते थे, 10वीं होगा, फिर 2, फिर बोर्ड। अब नहीं होगा ना ये, अब है आपका 5+3+3+4 के फॉर्मेट में। ये जो 5 साल है ना, ये किंडरगार्टन और एलकेजी वगैरह मिला करके हैं। और इस 5 साल पे फोकस किया जाएगा कि बच्चों की शिक्षा जो रहेगी ना, उनकी राज्य भाषा या मातृभाषा में। जैसे हम छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ी हैं, तो हो सकता है यहाँ पे छत्तीसगढ़िया इंट्रोड्यूस कर दिया जाए 5वीं से ही। मतलब 5 साल जो शुरुआत का है, किंडर गार्डन से एलकेजी तक, या आपका तीसरी चौथी तक जो है आपको मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। गर्भ में बालक का विकास होने में कितने दिन लगते हैं। 150, 280, 390, 460। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन लगते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है। स्टडी, रीडनेस, इनर विजन, या सारे सभी। बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। नैतिक, सोशल, जेनेटिक, या फिजिकल। तो वाइगोस्की को याद करिए कि इन्होंने क्या बोला था, सबसे ज्यादा किसके ऊपर बल दिया था, सोशल इंटरेक्शन। याद आया आपको, सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बल दिया हुआ था, लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर बल दिया हुआ था, है ना। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि किस पेडागोजिस्ट ने क्या बोला हुआ है। अगला, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान कर सकता है, तो उसने निम्न में से कौन सा गुण विकसित हो जाता है। वैज्ञानिक, अन्वेषक का, प्रतिशोध का, ईर्ष्या का, या समस्या का। तो इसका सही आंसर होगा, अगर आप थोड़ा सा विचार करें, वैज्ञानिक अन्वेषक का मतलब साइंटिफिक रिसर्चर का। उससे सॉल्व कर लिया ना, तो और क्या हो सकता है। अगला, रा अच्छा, राजकीय लिखा गया, इसको करिएगा आप नेशनल। नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन कब स्टेब्लिश किया गया था। 7 में, 12 में, 2 में, या 7 7 2 बार लिखा है। मई 2007 है और मार्च 2007 है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2007 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। काम क्या है इसका, इसको शॉर्ट फॉर्म भी बोला जाता है, एनसीपीसीआर के नाम से जाना जाता है।
NCPCR, तो वही है नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये है, अभी कमीशन का काम है चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स के लिए आवाज उठाना, उनके लिए लड़ना। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन है इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष से क्वेश्चन संभवतः पूछा जा सकता है। अध्यक्ष है प्रियंका, प्रियंका ने प्रियांक, प्रियांक कानूनगो, प्रियांक कानूनगो। हेडक्वार्टर दिल्ली, हेडक्वार्टर दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2007 कब लागू हुआ? लागू पूछा है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 मई 2009, 1 मई 2010। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अगले क्वेश्चन पे आइए, सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? यह छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करता है, छात्रों को कार्य के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करता है, यह छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है, या उपरोक्त सभी? सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आइए, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो फिजिकली हैंडीकैप चाइल्ड, मेंटली हैंडीकैप चाइल्ड, सोशल हैंडीकैप चाइल्ड, या उपरोक्त सभी? मैंने आपको बताया था समावेशी शिक्षा में हम लोग एक ही रूफ के अंदर सब बच्चों को रखेंगे, लेकिन उनको उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कोई मेंटली है तो उनको उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रीट करिए, कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो उसको उनके सिक्योरिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन क्लास जो रहे, जब कॉमन क्लास रहे तो कॉमन क्लास में सब एक ही जगह रहे, है ना? तो इसको हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं। अगला, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? ठीक है, संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, या परिपक्वता एवं आयु? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मैच्योरिटी एंड एज। ठीक है, अधिगम यानी कि इसको क्या बोलते हैं, लर्निंग, लर्निंग को कौन प्रभावित करता है? मैच्योरिटी और एज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अभिप्रेरणा के प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर करता है, अनप्लेजेंट सिचुएशन से उसको दूर करता है। तो आपसे जो पूछा हुआ है मोटिवेशन, जो नॉट इनअप्रोप्रिएट पूछा है ना, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है पूछा है? विकास अंतः क्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है। एक अलग से दिख रहा है आपको, देखिए इसको, ये उल्टा लिखा हुआ है ना, विशिष्ट से समान होता है क्या विकास? हम्म, कभी भी विकास विशिष्ट से समान नहीं होता, उल्टा होता है। हम सामान्य अवस्था पे रहेंगे, वहां से विशिष्ट की ओर जाएंगे, तो उल्टा लिखा हुआ है ये। अगला, ये अभिवृत्ति एटीट्यूड क्या होता है? एक बार आप इसको पॉज करें और एक बार पढ़ने का ट्राई करें, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। एटीट्यूड जो है वो होगा आपका आंसर नंबर ए। समझा देता हूँ आपको क्या होता है। एटीट्यूड जो है ना, आपके अंदर का इमोशन का रिफ्लेक्शन है, जो आप जैसे अंदर हैं, अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एटीट्यूड में जाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव एटीट्यूड में जाएंगे, जो आपका बॉडी रिफ्लेक्ट करेगा आपकी इमोशन को, वो एटीट्यूड कहलाता है। तो वही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन पे आइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना है, या इनमें से सभी? इनमें से सभी, इनमें से सभी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तीसरी, चौथी, पांचवी, या इनमें से कोई नहीं? तो पांचवी। मैंने बताया 5 3 3 4, तो 5 मतलब पांचवी तक। ठीक है, तो इस पे जोर दिया है। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये है वो लास्ट क्वेश्चन। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 50%। तो ये थे कुल आपके 50 एमसीक्यूज। ऐसे एमसीक्यूज हमने तैयार किए थे जिससे मैं आपको डिटेलिंग प्रोवाइड करवा पाऊं और इनसाइट दे पाऊं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके 40 अगर 45 तक आ जा रहे हैं ना, 40 से 45 के बीच में, तो अच्छी स्थिति है। वीडियो के एक आध बार और दिखेगा, स्थिति और बेहतर होगी। और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए आपके कितने आ रहे हैं और आप अगला किस टॉपिक पे इस टाइप का डिटेल वीडियो देखना पसंद करेंगे। इसी तरीके के और भी काम के किस्से हम लोग लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।